ग्रुप ने सड़क को बंद कर दिया था और ईशान को रुकना पड़ा। जब अभिनव ने ईशान को देखा तो वह एक पल के लिए रुका और भौहें सिकोड़कर लड़के की ओर देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? ईशान ने सिर हिलाया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। ईशान द्वारा उसके सवाल को अनदेखा करने से अभिनव का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि वह लड़के से सबके सामने जवाब मांगना नहीं चाहता था। उसने ईशान से बस इतना कहा, आज रात मुझे सोमगढ़ होटल में ढूंढना। इसके बाद वह बिना कुछ कहे ईशान के पास से चला गया। ईशान और आलिया ने बड़ी भीड़ के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। उसने महसूस किया कि कई चौकस निगाहें उसे घूर रही थीं, जिनमें से कुछ शक्तिशाली आंतरिक बल उपयोगकर्ताओं की थीं। हालांकि ईशान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी अभिनव के साथ साथ चल रहा था और उसने पूछा, हे भगवान, वह बच्चा कौन है? दूर का भतीजा। मुझे नहीं पता कि वह यहां क्या कर रहा है, अभिनव ने उदास चेहरे के साथ कहा। हाँ, आजकल बच्चों के बीच यह टूर्नामेंट बहुत लोकप्रिय है, गंजे ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके भतीजे के बगल में वह छोटी लड़की बहुत आकर्षक लग रही थी। अगर वह आपके भतीजे के साथ नहीं होती तो मैं पहले ही उस पर कोशिश कर चुका होता। अभिनव ने अप्रसन्नता से नाक भौं सिकोड़ी। यह एक क्लियर शहर का एक अमीर व्यक्ति था और वह महिलाओं के प्रति अपनी लालसा के लिए जाना जाता था। हालांकि जब तक अभिनव यहां था वह खुद को मूर्ख नहीं बनाएगा। यह लड़का इधर उधर घूमता रहता है। वह चंद्रनगर में मेरी बेटी को प्रपोज कर रहा था, जबकि सोमगढ़ में दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अगर मैं अपनी बेटी को उसके साथ छोड़ दूं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसकी धारणा और भी खराब हो गई थी। जब लोगों का बड़ा ग्रुप चला गया तो आलिया ने अपनी छाती थपथपाई और अपनी जीभ की नोक बाहर निकाली। वे डरावने लोग हैं, खास तौर पर वह मिस्टर गंजा। जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा वह डरावना था। उसने ईशान को देखते हुए अपनी पलकें झपकाईं और कहा, भाई छोटू, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं नेता से एक बार मिल चुका हूं, उसका नाम अभिनव है, ईशान ने हल्के से कहा। आलिया ने चिल्लाकर कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने ईशान की बांह पकड़ी और उसे दूर ले जाकर धीरे से पूछा, क्या आप बॉस हर्षवर्धन को जानते हैं? हाँ, मैं क्या सोच रही थी, आप बॉस जितेंद्र के सम्मानित अतिथि हैं। बॉस हर्षवर्धन को जानना आपके लिए स्वाभाविक है। क्या आप अभिनव को भी जानती हैं? ईशान ने हल्के फुल अंदाज में पूछा। क्या अभिनव इतना प्रसिद्ध था कि एक देहाती लड़की ने भी उसका नाम सुना था? ईशान के सवाल सुनने के बाद आलिया की चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं बॉस हर्षवर्धन के लिए काम करने वाले बहुत से लोगों को जानती हूं। आलिया ने ईशान को एक पुराने जिले से होते हुए गांव के बाहर एक चौक पर ले गई। चौक पहले से ही दर्शकों से भरा हुआ था। ग्रामीणों और दर्शकों की संख्या बराबर थी। कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चौक के बीच में एक बड़ा मंच बनाया गया था। मंच इतना विशाल था कि एक समय में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती थीं। मंच पर कुछ प्रतियोगी एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे। दर्शकों की ओर से तालियां बज रही थीं। ईशान ने कुश्ती खेल में बहुत जल्दी रुचि खो दी। ये सभी शौकिया थे और उनके कंपटीशन में कोई स्किल शामिल नहीं था। अधिकांश लड़ाकों के पास औरों की तुलना में कम स्किल था। मनोज जैसे आंतरिक बल उपयोगकर्ताओं की तुलना में तो और भी कम। जैसे ही वह आलिया को वापस जाने के लिए कहने वाला था, भीड़ में से एक लड़की ने ईशान को देखा और उसे पुकारा, ईशान। ईशान ने एक पल के लिए रुककर देखा कि एक लड़की चौड़ी किनारी वाली टोपी और धूप का चश्मा पहने हुए थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन थी। क्या मैं आपको जानता हूं? मैं शानविका हूं, तुम्हारे चचेरे भाई की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? शहर की लड़की ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उसका छोटा सा चेहरा और सुंदर चेहरे की झलक दिखाई दी। वह कम से कम दीपिका जितनी ही आकर्षक थी। अंततः ईशान को एहसास हुआ, वह लड़की ईशान की चचेरी बहन इशिता की रूममेट थी। जब ईशान जिन सिटी आया था तो उसके चचेरे भाई सोनू ने उसे उससे मिलवाया था। हालांकि यह 500 साल पहले की बात है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी चचेरी बहन इशिता कैसे हैं? ईशान ने मन ही मन सोचा।
इशिता उनके पिता के परिवार की चचेरी बहन थी। वह यूनिवर्सिटी के लिए सिटी गई थी और अब वह अपने चौथे वर्ष में होगी। यद्यपि ईशान का पिता का परिवार सिंघानिया के साथ तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी परिवार का सुवर्ण नगर में एक प्रतिष्ठित नाम था। ईशान के परिवार के सभी बच्चों के स्कूल में बेहतरीन ग्रेड थे। उदाहरण के लिए इशिता को उसके बेहतरीन ग्रेड की वजह से इंडिया के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला मिला था। ईशान की दूर की यादों में इशिता ने स्नातक होने के बाद वॉल स्ट्रीट में काम किया और एक सफल निवेश सलाहकार बन गई। उसने एक फंड मैनेजर से शादी की और एक शानदार जीवन जिया। ईशान के सम्मान से दुखद पतन के बिल्कुल विपरीत। हालांकि ये किसी और जीवन की कहानियां थीं। ईशान का पुनर्जन्म हुआ था भाग्य की किताब में एक नया अध्याय लिखने के लिए। आखिरी बार मैंने शान्विका को 2 साल पहले देखा था। हैरानी की बात है कि उसने फिर भी मुझे पहचान लिया। ईशान को इस मुलाकात से हल्कापन महसूस हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और पूछा, बहन, आप शोमगढ़ में क्यों हैं? अरे, ये मेरा आपसे सवाल है। शान्विका ने अपनी आंखें गोल कर लीं और अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया। क्या तुम्हें अभी स्कूल में नहीं होना चाहिए था? क्या तुम अकेले यहां आए हो? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूं। शान्विका की फटकार ने ईशान को निःशब्द कर दिया था। वह भले ही 500 साल का साधक हो, लेकिन आम लोगों की नजर में वह अभी भी एक बच्चा ही था। ईशान के शर्मिंदगी भरे भाव से खुश होकर आलिया ने अपनी हंसी को दबाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। ये लड़की कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड? ये आलिया की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। हालांकि आलिया ने सादे और साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता उसे भीड़ में अलग कर रही थी। उसकी त्वचा चिकनी थी और उसकी आंखें बड़ी और प्यारी थीं। नहीं, ईशान ने हल्के से जवाब दिया। आलिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मा गई। उसकी शर्मिंदगी भरी नजर ने ईशान के इनकार को शक्तिहीन बना दिया। ठीक है, मैं समझ गई। शान्विका ने ईशान को एक जानकार नजर से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। आजकल के बच्चे मेरी समझ से परे हैं। तुमने न केवल बहुत जल्दी डेटिंग शुरू कर दी, बल्कि इतनी दूर, इतनी खतरनाक जगहों की यात्रा भी की। तब तक शान्विका के कुछ दोस्त भी उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। शान्विका के बॉयफ्रेंड जैसे दिखने वाले एक आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इशिता, ये दोनों कौन हैं? वे 5 लोग थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। सभी बड़े शहरों से थे। तीनों लड़कों ने चारों ओर आलिया को देखा और उनकी आंखें भर आईं। यह ईशान और उसकी गर्लफ्रेंड है, शान्विका ने परिचय कराया। ईशान मेरे सबसे अच्छे दोस्त का चचेरा भाई है। एक लड़के ने पूछा, वे हमारे साथ क्यों नहीं आते? उसके बोलने के तरीके से लगता था कि वह शान्विका का बॉयफ्रेंड है। उसने सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसकी कलाई पर वैशेरॉन कॉन्स्टेंटिन का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था और उसकी बेल्ट पर एक BMW की भी बंधी हुई थी। वह एक टीम का सदस्य था। मैं शर्त लगाता हूं कि वह सभी को धूल चटा देगा। भाई नकुल तीनों में सबसे लंबा युवक था। उसने एक छोटी सी काली टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके प्रभावशाली मांसपेशियां उजागर हो रही थीं। उसके कठोर हाथ उसके पीछे वर्षों के ट्रेनिंग का संकेत थे। भाई नकुल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहां केवल टूर्नामेंट के लिए हूं, दिन में कुश्ती के लिए नहीं। वे जितना चाहें धोखा दे सकते हैं, मैं उन्हें हर हाल में हरा दूंगा। भाई नकुल ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि ईशान इससे असहमत थे, लेकिन उन्होंने अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं रखी। भाई नकुल अपने आप में बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि मार्शल आर्ट की विशाल दुनिया में वही सब कुछ है। उसे भ्रम था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि वह अब तक एक चट्टान के नीचे रह रहा था। शान्विका के प्रेमी ने ईशान और आलिया से भाई नकुल का मैच देखने के लिए उनके पीछे आने का आग्रह किया। ईशान जानता था कि वे उन्हें आलिया के कारण साथ लाना चाहते थे, न कि इसलिए कि वे उससे दोस्ती करना चाहते थे। ईशान निमंत्रण को अस्वीकार करने वाला था, उस पर जोर दिया, इसलिए अंततः वह मान गया और उनके साथ चला गया। भाई नकुल प्रांतीय टीम के सदस्य थे। इस तरह उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। एक युवक सिर्फ एक स्वीप किक के बाद जमीन पर गिर गया।
जीत के कुछ दौर के बाद किसी ने भी भाई नकुल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उबाऊ भाई नकुल टूर्नामेंट के मंच से कूद पड़े। उन्होंने अपना सिर हिलाया और निराशा प्रकट की। तुम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। शानविका के बॉयफ्रेंड ने भाई नकुल की प्रशंसा की। शानविका के बॉयफ्रेंड का नाम सुमित था और वह बिग सिटी से था। उसके परिवार के पास कम से कम कुछ दर्जन मिलियन की संपत्ति थी, अन्यथा उसे शानविका जितनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती। सुमित जैसे अमीर दोस्तों ने भाई नकुल को लगभग घेर लिया था। आखिरकार किसी को तो इन अमीर बच्चों के बाद गंदगी साफ करनी ही थी। जब भी वे मुसीबत में होते तो वे भाई नकुल को मदद के लिए बुलाते। ज्यादातर मामलों में भाई नकुल के आने और अपने विरोधियों को यह बताने के बाद कि वे प्रांतीय टीम से हैं, लड़ाई खत्म हो जाती थी। इनमें से ज्यादातर विरोधी साधारण हाई स्कूल के बच्चे थे और इसलिए कोई भी पेशेवर के खिलाफ सिर टकराने की हिम्मत नहीं करता था। भाई नकुल द्वारा दी जा रही सुरक्षा के कारण सुमित ने उनके अच्छे पक्ष में रहने का संकल्प लिया। उसे कभी नहीं पता था कि उसे बड़े भाई को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कब फोन करना पड़ेगा। इस तरह सुमित ने सोमगर्ह की इस यात्रा की योजना विशेष रूप से भाई नकुल के लिए बनाई थी। उसने अपने अन्य मित्रों से कहा था कि वे भाई नकुल के लिए यथासंभव अधिक से अधिक आकर्षक किशोर लड़कियों को इनवाइट करें। हालांकि समय खराब था और इसलिए शानविका के अलावा केवल एक लड़की उनके साथ आई थी। लड़की केवल औसत दिखने वाली थी और इसलिए भाई नकुल को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सुमित अपनी बदकिस्मती पर विलाप कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आलिया को देखा उसकी आंखें चमक उठीं। अगर भाई नकुल उसे नहीं चाहता तो वह उसे अपने पंजे में दबा सकता था। जैसे ही भाई नकुल ने आलिया को देखा उसकी आंखें लड़की के चेहरे पर चिपक गईं। भाई नकुल की दिलचस्पी देखकर सुमित ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और भाई नकुल से कहा, चूंकि और कुछ नहीं करना है तो क्यों न हम अभी टूर्नामेंट स्टेज पर पहुंच जाएं। फिर उसने ईशान और आलिया की ओर देखा और कहा, तुम दोनों बहुत छोटे हो और यह बहुत खतरनाक है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? हमें भाई नकुल का संरक्षण प्राप्त है। कोई भी तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सहमत हूं जरेनिया, हमारे साथ आओ। अगर मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ दूं तो तुम्हारी बहन मुझे ऐसा करने नहीं देगी। शानविका ने सहमति में सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने ग्रुप में शानविका को छोड़कर बाकी सभी लोगों के प्रति नकारात्मक भावना महसूस की थी, जो अपनी दोस्त के असली स्वभाव से अनजान थी। उसे आश्चर्य हुआ कि पहली बार उससे मिलने के बाद इन युवकों के नापाक इरादे कैसे प्रेरित हुए। बेशक तुम हमारे साथ आ रहे हो। क्या तुमने नहीं देखा कि किसी ने अभी अभी मंच पर अपना सिर फोड़ लिया है? यह जगह खतरनाक है। बेहतर होगा कि तुम हमारे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को बुलाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। शानविका ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और ईशान को दृढ़ता से मना कर दिया। ईशान को अचानक शब्द नहीं सूझ रहे थे। शानविका की धमकी काम कर गई। अगर उसने उसके चचेरे भाई सोनू को उसके बारे में बता दिया तो उसकी मां को भी पता चल जाएगा कि वह जाने के लिए क्लास छोड़कर आया है। फिर वह बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ठीक है, ईशान ने हल्के से सहमति जताई। वैसे भी वह यहां सैर सपाटा करने आया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किसके साथ शहर घूम रहा है। वे 7 लोग 2 कारों में सवार होकर सोमगढ़ के बाहरी इलाके की ओर चले गए। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का मंच कुश्ती प्रतियोगिता के मंच से बहुत बड़ा था और इसलिए इसे शहर के बाहर स्थापित किया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंच के पास पहले से ही कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। इसके अलावा एक छोटी सी झील के पास तिरपाल से बनी एक बड़ी गोलाकार दीवार खड़ी थी। दीवार टूर्नामेंट के आयोजन की परिधि को चिह्नित करती थी और मंच उसके ठीक अंदर था। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 1000 से शुरू था और टिकट बूथ पर केवल नकद स्वीकार किया जाता था। सुमित ने सभी के लिए पहली पंक्ति की टिकट का भुगतान दुगुने दाम पर किया। जैसे ही उसने अपनी जैकेट से नकदी का एक मोटा ढेर निकाला, उसने आलिया की ओर देखा और उसे यह देखकर संतोष हुआ कि लड़की की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। दहलीज पर प्रवेश करते ही
उन्हें अपने चेहरे पर गर्मी की लहर महसूस हुई। ईशान ने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि सीटें पहले से ही आधी भरी हुई थीं। यहाँ कम से कम कुछ 100 लोग मौजूद थे। मंच तैयार था और कुछ नर्तक और एक गायक प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बाकी लोग टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। वहां खरगोश के कान और बिकिनी पहने कई वेट्रेसें थाली लेकर घूम रही थीं। थाली में ड्रिंक्स, फ्रूट और स्नैक्स थे। कोई भी व्यक्ति उसे खरगोश लड़की बुला सकता था और सीधे क्रेडिट कार्ड से भोजन या ड्रिंक्स का भुगतान कर सकता था। यहां क्रेडिट कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि इनमें से अधिकांश पुरुष और महिलाएं बहुत अमीर थे। ईशान ने अपना सिर हिलाया। क्या कोई दान करना चाहता है? सुमित ने सट्टेबाजी के फॉर्म की पर्ची हिलाते हुए अपने दोस्तों से पूछा। भाई नकुल ने एक सेवानिवृत्त सैन शो फाइटर पर 1 लाख रुपए का दांव लगाया। ग्रुप के अन्य लोगों ने भी इधर उधर से 1 दर्जन हजार रुपए का दान किया। तब तक आलिया और ईशान ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था। यह देखकर कि दान की राशि 10,000 से शुरू हुई, आलिया ने अपना सिर हिलाया और उनसे दूर चली गई। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी कुछ पैसे उधार दे सकता हूं और तुम मुझे बाद में वापस भुगतान कर सकते हो। आलिया से बात करते हुए उसने ईशान की ओर देखा। सुमित जानता था कि वह लड़का इतना अपमान सहन नहीं कर पाएगा और इसलिए उसे उससे उधार लेना पड़ेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि ईशान ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली तथा चेहरे पर शांत और उदासीन भाव बनाए रखा। सुमित मुस्कुराया और मामले को शांत होने दिया। शान्विका ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह उन अवैध पिंजरे की लड़ाई जैसा नहीं है? सुमित ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? वे पूरी तरह से अलग हैं। पिंजरे की लड़ाई का इनाम बहुत बड़ा था और पिंजरे की लड़ाई में कोई नियम नहीं था। दूसरी ओर यह टूर्नामेंट एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और इसका इनाम पिंजरे में होने वाली लड़ाई का केवल एक अंश था। इसमें हार्ड रूल्स का पालन किया गया और मंच पर कभी किसी को चोट नहीं पहुंची। जैसा कि आप देख सकते हैं, टूर्नामेंट और पिंजरे में होने वाली लड़ाई बहुत अलग है। तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद करो। ये पिंजरे में होने वाली लड़ाई जैसा कुछ भी नहीं है। केवल तुम्हारी जैसी लड़कियां ही विश्वास करेंगी कि यह एक पिंजरे में लड़ाई है। शान्विका ने शर्मिंदगी में थोड़ा सिर हिलाया। कुछ देर बाद मैच आखिरकार शुरू हुआ। पहले 2 प्रतियोगी 2 लंबे और मजबूत पुरुष थे। एक ने पेशेवर मुक्केबाजी सीखी थी और दूसरा एक स्वशिक्षित मार्शल कलाकार था। दोनों लड़ाके तुरंत एक दूसरे पर टूट पड़े और उनके आक्रामक कदमों ने दर्शकों के उत्साह को बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, मुकाबले देखने में और भी ज्यादा मनोरंजक और रोमांचकारी होते गए। कुछ उपस्थित लोगों ने पहले ही अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराकर अपने फाइटर का उत्साहवर्धन किया। प्रत्येक मुकाबले के बाद उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ साथ घृणित गालियां और विलाप भी होते थे। बहुत सारे दान दांव पर लगे थे। वह फिर से जीत गया। अच्छा चुनाव, भाई नकुल। जैसे ही एक लड़का जमीन पर गिरा, सुमित अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उत्साह से अपनी मुट्ठियां हवा में लहराने लगा। भाई नकुल ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। एक पेशेवर फाइटर होने के नाते उन्हें हर फाइटर की ताकत और कमजोरियों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। उन्होंने अपने दोस्तों को दांव लगाने में मदद की थी और अब तक उनके द्वारा चुने गए किसी भी फाइटर ने कोई लड़ाई नहीं हारी थी। यहां तक कि आलिया भी दांव पर भारी लाभ मिलने के वादे से उत्साहित थी। सुमित फिर से लड़की के पास आया और पूछा, ज़रेनिया, आलिया, क्या आप लोग अपनी शर्त लगाने जा रहे हैं या नहीं? चिंता मत करो, हमारे पास भाई नकुल है। तुम्हें एक पैसा भी नहीं खोना पड़ेगा। मैं तुम्हें अभी कुछ पैसे उधार दे सकता हूं और जब तुम ज्यादा पैसे कमा लोगे तो मुझे वापस कर सकते हो। जरूर, आलिया ने झिझकते हुए सहमति जताई। उसने ईशान की ओर देखा कि उसे उसके भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसने अपने दांत पीसते हुए सुमित के प्रस्ताव पर सहमति जताई। सुमित की आंखें चमक उठीं और फिर उसने भाई नकुल के साथ एक जानकार नजर का आदान प्रदान किया। लड़की अंततः प्रलोभन में आ गई। ईशान किनारे से देख रहा था और उसे ठीक से पता था कि क्या हो रहा है। हालांकि वह इन नश्वर लोगों के तुच्छ नाटक में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी था। वह एक साधक था और शरीर, मन और आत्मा की स्वतंत्रता उसका अंतिम लक्ष्य था।
इसलिए वह सांसारिक नैतिकता और मूल्यों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। आलिया ने जो पहली शर्त लगाई थी वह जीत गई थी। इतनी बड़ी रकम जीतने पर आलिया का चेहरा लाल हो गया। उसने भाई नकुल और सुमित को उत्साह से देखा। भाई छोटू, तुम भी कुछ मजा क्यों नहीं करते? सुमित ने शान्विका के चारों ओर अपनी बांह लपेटी और ठंडी मुस्कान के साथ ईशान से पूछा। जिस क्षण आलिया ने लालच में आकर कहा, वह ईशान के बारे में भूल गई थी। उसने ईशान को ग्रुप में शामिल होने के लिए इनवाइट किया ताकि लड़की को अपने जाल में फंसा सके। आलिया के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि ईशान का मन शांत और स्पष्ट था। उसने धीरे से कहा, ईशान एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे ऐसे छोटे खेलों पर दांव नहीं लगाएंगे। शक्तिशाली आदमी? सुमित ने अपने होंठ फुलाए और हंसी को दबाने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब उससे है? ईशान इतना कंजूस था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को मजे के लिए 10,000 भी नहीं देता था। भला कौन शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा करेगा? हालांकि आलिया की आंखों में ईमानदारी देखकर उसने मामले को शांत होने दिया और कुछ और नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में सुमित ने दिन में ईशान और आलिया को गांव में घुमाया और रात में टूर्नामेंट के मैचों पर दांव लगाने चला गया। आलिया ने सुमित से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा जीत लिया था। अपनी किस्मत के लिए उत्साहित होने के बावजूद उसने खुद को बहकने नहीं दिया। ज्यादातर समय वह ईशान के करीब रही और रात में सिर्फ 1 या 2 बार ही मैचों पर दांव लगाया। उसकी धीमी तरक्की देखकर सुमित ईशान से घृणा करने लगा और उसे तस्वीर से बाहर करना चाहता था। ईशान को इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। खेल अभी भी बहुत शुरुआती दौर में था और इसलिए ज्यादातर लड़ाके उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि फाइनल तक बचे रहने वाले लड़ाके थे। अंततः फाइनल मैच का समापन होने वाला था। ईशान दोपहर में गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे और तुरंत ही उन्होंने देखा कि मंच की व्यवस्था अलग थी। वहां कोई बाड़ा नहीं था। इसके बजाय मंच के बगल में एक ऊंचे मंच के लिए जगह बनाने के लिए दीवार को गिरा दिया गया था। मंच के चारों ओर डैशिंग और स्ट्रांग बॉडीगार्ड मौजूद थे, जो बहुत शक्तिशाली योद्धाओं जैसे लग रहे थे। दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे और चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। यह वह दिन था जब नवजोधपुर क्षेत्र के सभी बॉस एक साथ इकट्ठा होते थे। इन दिग्गजों के लिए यह आयोजन एक वार्षिक सम्मेलन की तरह था। वे वहां हैं। जैसे ही लोगों का एक ग्रुप मंच की ओर बढ़ा, दर्शकों में से फुसफुसाहट की आवाजें उठने लगीं। वह मेरे गृहनगर शहर से बॉस आशुतोष है। रॉकी भी आया था। 1 मिनट रुको, मैं केवल को देख रहा। विक्रम कहां है? जब भी कोई व्यापारी मंच पर आता तो दर्शकों में से बड़बड़ाहट की लहर उठती। कुछ आवाजें ईर्ष्या से भरी होती तो कुछ घृणा से। ऐसा कैसे हुआ कि अपनी जगह एक लड़की को भेज दिया? वहां से आए कुछ आगंतुकों ने दबी हुई आवाज में बात की। थोड़ी देर बाद आखिरी दिग्गज मंच पर दिखाई दिया। पूरा अखाड़ा श्रद्धापूर्ण मौन में डूब गया, क्योंकि हर कोई उस मध्यम आयु वर्ग के विद्वान दिखने वाले व्यक्ति को देख रहा था। नवजोधपुर क्षेत्र के सबसे महान स्वामी। मंच पर मौजूद सभी लोगों में से अभिनव और शक्तिशाली था। न केवल वह नवजोधपुर क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण रखता था, बल्कि वह एक सार्वजनिक कंपनी में भी बहुलांश हिस्सेदारी का मालिक था, जिसकी कीमत 10 अरब रुपए थी। अपने शक्तिशाली संरक्षकों और अपार वित्तीय क्षमता की बदौलत उसने अन्य दिग्गजों पर सत्ता के मामले में जबरदस्त दबदबा बनाया। अभिनव के प्रभावशाली व्यवहार को देखकर कुछ बड़े व्यापारी आश्चर्यचकित रह गए। अभिनव ने उनके ईर्ष्यापूर्ण उपहास को अपने दिमाग से निकाल दिया और मेज की बीच वाली सीट पर शान से बैठ गया। हालांकि मास्टर वीरेन ने उपहास करने वाले को एक ठंडी और तीखी नजर से देखा। उपहास करने वाला कोई और नहीं बल्कि आशुतोष था। मास्टर वीरेन को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने केवल गुरु वासुदेव को आशुतोष के पास बैठे देखा, लेकिन उस विदेशी मास्टर को नहीं देखा जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। हंफ, जब तक हंस सकते हो हंसो, मास्टर वीरेन ने मन ही मन सोचा। जब सभी लोग बैठ गए तो रॉकी ने बॉसों के बीच एकमात्र महिला को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या सचमुच शहर में कोई और नहीं है कि उन्हें एक लड़की भेजनी पड़ी?
शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लड़की हरे रंग की शर्ट में थी। वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह सुंदर और परिष्कृत दिख रही थी। उसने हरे रंग की ड्रेस और नाजुक कढ़ाई वाली रेशमी चप्पल पहनी थी। उसकी बर्फ जैसी सफेद बांह हरे रंग के जेड से बने कलाई के बैंड से सजी हुई थी। पुरातनता और संस्कृति की उसकी अनूठी शैली ने उसे ब्यूटी क्वीन जैसा बना दिया। लड़की ने रॉकी की ओर एक नजर भी नहीं डाली, लेकिन एक अधेड़ उम्र का बॉडीगार्ड गुस्से से आगे बढ़ा। तुम दोनों शांत हो जाओ। वेदांश की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने देविका को उनकी जगह आने के लिए कहा है। वेदांश ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था, अभिनव ने धीरे से समझाया। रॉकी ने दबी हुई आवाज में कुछ कहा और चुप रहा। मध्यम आयु वर्ग के मजबूत बॉडीगार्ड ने किसी भी निर्देश के लिए देविका की ओर देखा और देविका ने उसे इशारे से मना कर दिया। अभिनव के अधिकार से हर कोई हैरान था। उसकी सहमति के बिना मेज पर कोई भी व्यक्ति सीमा पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इंडिया के इस कोने में सभी को एकत्रित देखकर अच्छा लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज वह दिन है जब नवजोधपुर के सभी शहरों के सज्जन अपने अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर पिछले हिसाब किताब बराबर करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। हम उस मंच पर जितना चाहें लड़ेंगे, लेकिन उस मंच से बाहर किसी को भी अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए, कम से कम मेरी निगरानी में तो नहीं। अभिनव कुर्सी पर बैठे और दृढ़ता से घोषणा की। जब वह बोल रहे थे तो किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अभिनव के बोलने के बाद रॉकी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने शिवा पर व्यंग्य करते हुए पूछा, शिवा, मैंने आपके रक्षक विक्रम सर को क्यों नहीं देखा? मैंने हाउस की खातिर तुम्हें कई बार बख्श दिया था और आज मैं तुम्हें फिर से ऐसा करने नहीं दूंगा। रॉकी ने हाथ हिलाया तो एक छोटे कद का और काले रंग का आदमी आगे बढ़ा और मंच की ओर दौड़ा। जब वह मंच से लगभग 10 कदम दूर था तो उसने छलांग लगाई और अपनी गति से वह रेलिंग के पार छलांग लगाकर मंच पर मजबूती से उतरा। उसने चंद्रनगर सिटी के प्रतिनिधि को तिरस्कार से देखा। शिवा का चेहरा काला पड़ गया और उसने कुर्सी पकड़ ली। वाटर शहर चंद्रनगर से सटा हुआ था और इसलिए दोनों गुटों में अक्सर झड़पें होती रहती थीं। रॉकी शिवा का लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी था। मास्टर विजय, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? शिवा ने मंच पर तेज तर्रार युवक की ओर देखा और जवाब दिया, वह विशेषज्ञ है। उन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। वे अपनी मुट्ठियों से पत्थरों पर तब तक वार करते थे जब तक कि उनके हाथों की एक एक हड्डी टूट न जाए। जब उनके घाव ठीक हो गए तो उनकी मुट्ठियां ऐसी हो गईं मानो वे लोहे की बनी हों। गुरु प्रभात ने उस युवक को ध्यान से देखा और फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जब तक वह प्राचीन स्कूल का अभ्यास नहीं करता, मुझे विश्वास है कि मैं उसे हरा सकता हूं। इससे पहले कि उनके शब्द फीके पड़ते, मास्टर विजय पहले ही हवा में उड़कर मंच पर आ गए थे। मास्टर विजय के प्रवेश पर दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। चूंकि दूसरा लड़का इंडियन नहीं लग रहा था, इसलिए दर्शकों ने पहले ही अपना पक्ष चुन लिया था। मास्टर विजय को शास्त्रीय इंडियन कुंग फू ड्रेस पहने देखकर दर्शकों ने उनका देशभक्तिपूर्ण समर्थन किया। छोटे कद के व्यक्ति की इंडियन भाषा कानों को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन समझ में आ गई। जैसे ही उसने आवश्यक शिष्टाचार पूर्ण किया, वह व्यक्ति एक भरे हुए स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ा और मास्टर विजय पर जोरदार मुक्का मारा। उनका हमला न केवल छुप कर किया गया था, बल्कि कमर और कूल्हे से भी जोरदार था। मास्टर विजय की पहल की कमी अंततः उनके पतन का कारण बनी। हालांकि मास्टर विजय ने जितना हो सका उतना समय तक टिके रहने की उम्मीद की थी, यह उम्मीद करते हुए कि उनका प्रतिद्वंद्वी फिसल जाएगा और उन्हें वापस लड़ने का मौका देगा। उन्होंने अनुराग की क्षमता को कम करके आंका था। 8 भुजाओं वाले अरहत ने उन पर कई हमले किए। पलक झपकते ही उन्होंने 13 घूंसे, 6 लातें, 5 कोहनी के वार और 7 घुटने के वार किए। 14वां मुक्का आखिरकार सही जगह पर लगा और गुरु प्रभात की रक्षा को नष्ट कर दिया। बिजली की गति से मुक्का गुरु प्रभात की छाती पर मजबूती से लगा। गुरु प्रभात के मुंह से खून की धार बह निकली और मुक्का लगने से वह लड़खड़ाते हुए मंच से नीचे गिर पड़ा। मास्टर विजय मंच के नीचे जमीन पर गिर पड़े।
तब तक दर्शकों ने आखिरकार यह नोटिस कर लिया था कि गुरु प्रभात की छाती के बीच में एक गड्ढा था। उसकी शर्ट छाती पर मुट्ठी भर जगह के आसपास फटी हुई थी। इस डरावने नजारे ने हर किसी की रूह कंपा दी। सिर्फ एक मुक्का मारकर अनुराग ने गुरु प्रभात को मंच से नीचे धकेल दिया। अगर मुक्का गुरु प्रभात के शरीर के किसी और महत्वपूर्ण हिस्से पर पड़ता तो शायद उसकी मौत हो जाती। अपने होंठों के कोने पर खून के धब्बे के साथ गुरु प्रभात ने खुद को अपने पैरों पर धकेल दिया। वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी के आत्मसमर्पण की आवाज सुनकर अनुराग का विकृत चेहरा अचानक शांत हो गया। उसने अपने हाथ जोड़े और मास्टर विजय को थोड़ा सा प्रणाम किया और मंच से बाहर चला गया। रॉकी ने शिवा पर व्यंग्य किया और फिर कहा, भाई हाओ, यह कैसा रहा? खैर, मैं हार गया। अगले साल तक मैं व्यापार में आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। शिवा का चेहरा उदास और अति उत्साहित था और वह कुछ शब्द कहने में कामयाब रहा। मैं इस पर आपका साथ दूंगा। रॉकी ने हंसते हुए खुशी से घोषणा की। एक वेट्रेस एक प्लेट में कागज का एक टुकड़ा लेकर शिवा के पास आई। अनुबंध की सामग्री की जांच किए बिना उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और अपना हिस्सा रॉकी को हस्तांतरित कर दिया। यह सौदा पक्का होते देख रॉकी का चेहरा खुशी से चमक उठा। शिवा एक गड्ढा खोदकर छिपना चाहता था। उसे अभी अभी दिए गए हिस्से की परवाह नहीं थी। हालांकि ऐसा करके उसने इस क्षेत्र के सबसे अमीर गांवों में से एक में अपनी जगह भी खोदी थी। गांव 3 शहरों की सीमा पर था और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र था। आसपास के शहरों से आने वाले बड़ी संख्या में आगंतुकों के कारण मनोरंजन उद्योग वहां फल फूल रहा था और शिवा की आय का मुख्य स्रोत था। देविका गांव में स्थित उन कंपनियों में हिस्सेदारी खोने का सीधा अर्थ था कुछ दर्जन मिलियन से अधिक का लाभ का नुकसान, जो उनके वार्षिक नकदी प्रवाह का लगभग आधा था। शिवा ने खुद को संभाला और अपने एक आदमी से पूछा, ईशान कहाँ है? ईशान ने कहा कि वह दोस्तों के एक ग्रुप से मिले थे, इसलिए वह उनके साथ बाहर गए थे। इस छोटी सी जगह में बहुत सारे आगंतुक हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए, ने कहा। चिंता मत करो, अगर ईशान ने आने का वादा किया था तो मुझे विश्वास है कि वह आएंगे। जब तक ईशान प्रकट होते हैं वह अनुराग को आसानी से हरा देंगे। शिवा ने यह महसूस करने के बाद सिर हिलाया कि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने ईशान को आकस्मिक उपाय के रूप में इनवाइट किया था, यह सोचकर कि मास्टर विजय पर्याप्त होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथी व्यवसायी पहले की तुलना में अधिक मजबूत सेनानियों को इनवाइट करेंगे। इस तरह मास्टर विजय पहले दौर में हार गए। मास्टर विजय की हार ने उनकी कमजोरी को भी उजागर कर दिया था। शिवा ने शर्त लगाई थी कि रॉकी उन्हें चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति नहीं होगा। वह चंद्रनगर का प्रतिनिधित्व करते हुए मेज पर बैठे थे, इसलिए उन्हें अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती को स्वीकार करना था और किसी भी नुकसान को स्वीकार करना था। देखते ही देखते कुछ और गुटों ने शिवा को चुनौती दी। गुरु प्रभात घायल हो गया था और ईशान अनुपस्थित थे। एकमात्र व्यक्ति जो लड़ सकता था वह था। हालांकि शिवा को यकीन था कि अगर उसने को उस मंच पर आने दिया तो वह उसे आत्महत्या मिशन पर भेज सकता था। अपने पास कोई चैंपियन न होने के कारण शिवा को चुनौतियों के आगे झुकना पड़ा और अपने पास मौजूद अधिक शेयर छोड़ने पड़े। बस रुको, जब ईशान आएंगे तो मैं तुम्हें जो भी लिया है उसे वापस थूकने दूंगा। शिवा ने मन ही मन रॉकी को कोसा। तब तक चंद्रनगर गुट का लगभग सफाया हो चुका था और शक्तिशाली गुटों ने पहले ही चंद्रनगर गुट की उपेक्षा कर दी थी तथा शहर के रॉकी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। हरे रंग की ड्रेस वाली लड़की ने धीरे से कहा, वीरेन, गुरु प्रभात एक आंतरिक बल उपयोग करता है जिसने प्रारंभिक सफलता प्राप्त की थी, है ना? फाइटर के सामने कैसे टिक नहीं सका? देविका, वह कोई साधारण मास्टर नहीं था, लड़की के पीछे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने चमकती आंखों से कहा। उसकी शक्ति और गति एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। मुझे यकीन है कि वह प्राचीन मय का अभ्यासी है। मनुष्य के शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने की एक विधि थी और इसे केवल निकटतम शिष्यों को ही सिखाया जाता था। जिन लोगों को गुप्त कला को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया था
वे आंतरिक बल उपयोगकर्ता से कम शक्तिशाली नहीं थे। सबसे मजबूत प्राचीन मय सेनानी की शक्ति एक पारलौकिक गुरु के बराबर थी। फिर भी बहुत कम लोग हैं जो इस प्राचीन रूप का अभ्यास करते हैं। अनुराग गुरु प्रभात से केवल थोड़ा ही मजबूत था। मास्टर विजय लड़ाई नहीं हारते अगर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका होता। वह तुम्हारी तुलना में कैसा है? हरे कपड़े वाली लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। सभी लड़ाकों में से केवल परिवार का वह बूढ़ा आदमी ही मेरा योग्य प्रतिद्वंद्वी है। जहां तक उस मय थाई फाइटर का सवाल है, मैं उसे 10 चालों में हरा सकता हूं। मध्यम आयु का व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास और निश्चिंतता के साथ बोल रहा था। देविका ने सहमति में सिर हिलाया। सब कुछ अभी भी नियंत्रण में था। चूंकि अंकल वॉवर्स ने मेरे परिवार की मदद के लिए इनवाइट किया था, इसलिए मैं अपने परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखूंगी। नवजोधपुर क्षेत्र का नंबर 1 खिताब हासिल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सही कहा, हमारे मार्शल आर्ट में गहरी जड़ें हैं और कोई भी साधारण योद्धा हमें चुनौती नहीं दे सकता। वीरेन ने सहमति जताई। परिवार का वह बूढ़ा आदमी भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट वंश से था। हालांकि जब वह छोटा था तो उसे कुछ गंभीर चोटें लगी थीं और इसलिए उसके खिलाफ लड़ने में मुझे फायदा होना चाहिए। इस बीच अभिनव भी मास्टर वीरेन के साथ बातचीत कर रहा था। बुढ़ापे ने मास्टर वीरेन के चेहरे पर गहरी लकीरें बना दी थीं और उनकी आवाज भारी हो गई थी। निश्चिंत रहें, अनुराग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी अपनी साधना में केवल प्रारंभिक सफलता तक ही पहुंच पाए थे। मेरे सामने उनके पास कोई मौका नहीं है। आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद, मुझे राहत मिली है। अभिनव ने सिर हिलाया। इस बीच मास्टर वीरेन ने देविका और उसके पीछे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी पर चुपके से नजर डाली। वे मास्टर वीरेन को बहुत परिचित लग रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी यह नहीं बता पाया कि वह उनसे कहां और कब मिला था। 1 घंटे में 5 और मैच खत्म हो गए। अब तक अनुराग ने जबरदस्त सफलता हासिल कर ली थी। उसका आखिरी प्रतिद्वंद्वी एक कराटे मास्टर था। हालांकि उसने जापानी मास्टर को एक किक से हरा दिया था। अभिनव और देविका को छोड़कर सभी बॉस अनुराग के शक्ति प्रदर्शन से घबरा गए थे। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। टाइकून के ज्यादातर चैंपियन फाइटर के सामने टिक नहीं पाए। रॉकी ने अपने अगले शिकार की तलाश में टेबल को स्कैन करते हुए एक आत्मसंतुष्ट चेहरा बनाया। मेज पर बैठे सभी लोग बचाव के लिए अभिनव की ओर देखने लगे। अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे लगा कि उसने रॉकी के अभिनय को रोक दिया है। जब वह मास्टर वीरेन को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देने वाला था, तभी मंच से एक ऊंची और तिरस्कारपूर्ण आवाज आई। क्या वाकई कि इस आदमी को कोई नहीं रोक सकता? कितनी शर्म की बात है। सभी ने आवाज की ओर देखा और उन्होंने देखा कि आशुतोष एक बड़ी कुर्सी पर फैला हुआ था। उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना साफ झलक रही थी। आशुतोष के शब्दों ने रॉकी को क्रोधित कर दिया। वह उस पर चिल्लाया, आशुतोष, क्या तुम मौत को इनवाइट कर रहे हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलते समय रॉकी ने आशुतोष के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी और उसने कहा, क्या तुम अपने साथ सिर्फ इतना ही लाए हो? क्या तुमने विदेश से किसी तेज तर्रार व्यक्ति को नहीं बुलाया है? वह कहां है? क्या वह अनुराग की ताकत से डर गया था? रॉकी का प्रश्न कई अन्य दिग्गजों को भी समझ में आया और वे भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ने लगे। आधा दर्जन नॉर्मल बॉडीगार्ड्स के अलावा केवल गुरु वासुदेव ही आशुतोष के पास बैठे थे। गुरु वासुदेव 70 वर्ष के लग रहे थे और इसलिए लोगों को संदेह था कि वे मंच पर जाएंगे और अपने चरम पर एक यंग व्यक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। वह विदेशी मार्शल आर्ट मास्टर कहां है जिसे आशुतोष ने इनवाइट करने का दावा किया था? सबके मन में एक ही सवाल था। आशुतोष ने अपनी आंखें गोल कीं और रॉकी पर जोरदार हमला बोला। रॉकी, तुमने वेदांश के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। वेदांश अभी अभी आए हैं, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक हूं। आशुतोष ने अपनी बात समाप्त करने के बाद वह खड़ा हुआ
और छोटी झील की ओर झुका और फिर वह चिल्लाया, स्वागत है वेदांश। आशुतोष के बॉडीगार्ड ने उसका अनुसरण किया और वे एक स्वर में चिल्लाए, स्वागत है वेदांश। इस घटना ने सभी को अचंभित कर दिया। वहां एक नाव भी नहीं थी, जीवित व्यक्ति तो दूर की बात थी। अचानक ईशान की सांस रुक गई। उसने झील की हिलती हुई सतह पर अपनी नजर टिकाई और मुस्कुराया। दिलचस्प, मुझे लगता है कि मैंने पृथ्वी पर मार्शल आर्टिस्टों को कम करके आंका है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। कुछ दर्शक खड़े होकर आशुतोष से सवाल पूछने के लिए तैयार थे। अचानक मास्टर वीरेन और वीरेन दोनों अचानक उठ खड़े हुए और अविश्वसनीय रूप से दूर तक देखने लगे। मास्टर वीरेन, क्या हो रहा है? देविका और अभिनव ने लगभग एक साथ पूछा। वीरेन ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनका शरीर तनाव में था, जैसे कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उन पर हमला करने वाला हो। इस बीच मास्टर वीरेन का चेहरा उदास और गंभीर लग रहा था। वेदांश, मुझे लगता है कि हम कुछ परेशानी में हैं। अभिनव अभी सोच ही रहा था कि मास्टर वीरेन का क्या मतलब है, तभी उसने झील के किनारे से जोरदार जयकारे सुने। उसने शोर के स्रोत का पता लगाया और फिर जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। झील की शांत सतह पर किनारे के दूसरी ओर से मंच के किनारे तक फैली हुई सफेद टूटी हुई लहरों की एक पंक्ति थी। लहर का अग्रणी सिरा अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहा था। करीब से देखने पर अभिनव ने झील पर एक आदमी को दौड़ते हुए देखा, जो पानी को ऊपर उठा रहा था और झील पर अशांत पानी की रेखा बना रहा था। क्या वह कोई इंसान है? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। सबके मन में एक ही सवाल था। वह आदमी न केवल पानी पर दौड़ रहा था, बल्कि वह स्पीड बोट की तरह तेज गति से यात्रा भी कर रहा था। उसने ऐसा कैसे किया? वीरेन यह दृश्य देखकर दंग रह गए और अंततः कुछ शब्द कहने में सफल रहे। पानी पर चलते हुए, हे भगवान! वह आंतरिक शक्ति की परम अवस्था तक पहुंच गया था। झील पर मौजूद व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति साधना में सिद्ध अवस्था तक पहुंच चुका था। वह पारलौकिक महागुरु बनने से बस एक कदम दूर था। ऐसे शक्तिशाली महागुरु ने वर्तमान मार्शल आर्ट परिदृश्य पर आसानी से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया होता। आशुतोष के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से सिर झुकाया और चिल्लाया, स्वागत है वेदांश। जबकि कई जोड़े अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे, रणवीर ने अपने पैरों के नीचे पानी को जोर से लात मारी और खुद को हवा में उड़ा लिया। एक सेकंड बाद वह मंच पर उतरा। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जोड़ा और अनुराग से हल्के से कहा, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो? अनुराग का चेहरा लगभग तुरंत पीला पड़ गया। मंच पर आने के बाद यह पहली बार था जब उन्हें डर महसूस हुआ। जब से उसे उसके गुरु ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और प्राचीन मय थाई का अभ्यास शुरू किया, तब से उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। इसलिए जब तक उसने रणवीर की पानी पर दौड़ने की अविश्वसनीय शक्ति नहीं देखी, तब तक उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है। हालांकि अनुराग ने जल्दी ही अपने डर को प्रेरणा में बदल दिया। मार्शल आर्ट के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक बना दिया था। कृपया, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने झुककर प्रणाम किया। पहले आप। रणवीर ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरा हाथ अनुराग की ओर बढ़ाया। अनुराग अपने प्रतिद्वंद्वी के रुख से क्रोधित था। क्या उसने सोचा था कि वह मुझे केवल एक हाथ से हरा सकता है? हालांकि इस आदमी में अविश्वसनीय क्षमताएं थीं, लेकिन अनुराग खुद में अजेय था। कौन विजयी होगा, यह अभी देखना बाकी था। अनुराग ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपट्टा मारा और प्राचीन की गुप्त कला शुरू कर दी। अचानक उसकी त्वचा कोयले की तरह काली हो गई और उसका शरीर तेजी से बड़ा हो गया। पलक झपकते ही वह 7 फुट लंबा विशालकाय बन गया। बलिदान की गुप्त कला, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। रणवीर ने सिर हिलाया। वीरेन ने दबी आवाज में कहा, अनुराग पूरी ताकत से काम कर रहा है। बलिदान की गुप्त कला का इस्तेमाल जीवन में सिर्फ 3 से 4 बार ही किया जा सकता है। उसके बाद उपयोगकर्ता अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर देगा। हर बार इस्तेमाल के बाद लड़ाके को कुछ महीनों तक आराम करना होगा, उसके बाद ही वे फिर से लड़ सकेंगे। देविका ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें रणवीर पर चिपकी हुई थीं।
अनुराग ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने से पहले कुछ बार और चिल्लाया। अनुराग की गति काफी धीमी हो गई थी, हालांकि उसकी मुट्ठी में शक्ति अथाह थी। गुरु प्रभात का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शर्त लगाई कि अगर अनुराग ने उसके खिलाफ गुप्त कला का इस्तेमाल किया तो वह 3 चालों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इस बीच रणवीर मंच पर अडिग खड़ा रहा। उसने तब तक हमले का जवाब नहीं दिया जब तक कि अनुराग की मुट्ठी उससे कुछ इंच की दूरी पर नहीं आ गई। उनका जवाबी हमला शांत किंतु सटीक था। दोनों मुट्ठियों के टकराने के बाद अनुराग का शरीर एक बेजान चीथड़े की गुड़िया की तरह पीछे की ओर उड़ गया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई उस आदमी को देख रहा था जिसने एक मुक्का मारकर 7 फीट लंबे विशालकाय को हरा दिया था। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारे 12 साल और ट्रेनिंग लेने के बाद हम थोड़ी देर और लड़ सकें। रणवीर ने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और दर्शकों की ओर देखने लगा। और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? हालांकि मंच पर बैठे सभी व्यवसायी अपने अपने चैंपियन लेकर आए थे, लेकिन किसी ने भी रणवीर को जवाब नहीं दिया था। झील से रणवीर के नाटकीय प्रवेश को देखकर व्यापारी हिल गए। उनके चैंपियन अनुराग को भी नहीं हरा पाए। उस आदमी की तो बात ही छोड़िए जिसने अनुराग को एक मुक्का मारकर कुचल दिया था। रॉकी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह चाहता था कि वह किसी छेद में छिप जाए ताकि रणवीर उसे फिर कभी नोटिस न करे। देविका भी कम आत्मविश्वासी लग रही थीं। उनका चेहरा चिंतित दिख रहा था। रणवीर की भागीदारी ने उनकी योजना को बिगाड़ दिया था। वह योद्धा वीरेन के लिए भी बहुत शक्तिशाली था, कोई और नहीं। वेदांश ने दर्शकों को तब तक घूरा जब तक उनकी नजर अभिनव पर नहीं पड़ी। वह अकेले व्यक्ति नहीं थे जो अभिनव को देख रहे थे। बाकी सभी लोग भी यह जानना चाहते थे कि अभिनव इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। अभिनव ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह अब और चुप नहीं रह सकता। वह नवजोधपुर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली टाइकून था, इसलिए उसे रणवीर से भिड़ने का भार उठाना था। उसने मास्टर वीरेन से धीरे से पूछा, वीरेन, क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मास्टर वीरेन ने गंभीरता से खड़े होकर अभिनव को प्रणाम किया। वेदांश, मैं वर्षों से आपकी देखभाल की सराहना करता हूं। मैं अपनी कब्र के आधे रास्ते पर हूं, तो क्या हुआ? मुझे आखिरी बार आपके लिए लड़ने दें। मास्टर वीरेन पूरी निष्ठा से लड़ने के लिए तैयार थे। अभिनव ने चिंतित नजर से मास्टर वीरेन को देखा। अपने आप पर दबाव मत डालें, हम अभी हार मान सकते हैं। मास्टर वीरेन ने हल्के से सिर हिलाया और मंच की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और ऐसा लग रहा था जैसे वे 20 साल छोटे हो गए हों। मास्टर वीरेन को मंच पर आते देख रणवीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने बूढ़े व्यक्ति को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, आपको एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आपको बहुत समय पहले चोट लगी थी और इसने आपकी शक्ति को काफी प्रभावित किया। आपके लड़ाकू रुख के आधार पर मैं शर्त लगाता हूं कि आप वीरेन की परिवार हैं। क्या आप सुरेश जी को जानते हैं? मास्टर वीरेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप मेरे परिवार को जानते हैं? हाँ। जब मेरे गुरु 17 साल पहले इंडिया आए थे तो सुरेश जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें मेरे गुरु के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा था। रणवीर ने हल्के से कहा, यह कैसे संभव है? मास्टर वीरेन का चेहरा उदास हो गया। साहनी परिवार 200 साल पुराना मार्शल आर्ट परिवार था। परिवार का मुखिया सुरेश जी एक महान व्यक्ति था जो आंतरिक शक्ति साधना में टॉप स्तर पर पहुंच गया था। अपने पूरे जीवन के दौरान वह केवल एक बार पराजित हुआ था। वह उस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और घाव ने उसकी साधना को बहुत बाधित कर दिया था। अगर वे घाव न होते तो वह पहले ही पारलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुका होता। मास्टर वीरेन को अपने अंदर एक डर सा महसूस हुआ और उन्होंने अनिच्छा से पूछा, आपके गुरु कौन हैं? रणवीर ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे जोड़े और उसे नाम बताया। उद्भव संप्रदाय के तेज प्रताप इम्मो। अपने गुरु का नाम सुनते ही सुनने वालों में हलचल मच गई और उनके चारों ओर आश्चर्य से फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। हालांकि बहुत से लोगों ने तेज प्रताप के बारे में नहीं सुना था,
लेकिन उद्भव संप्रदाय एक घरेलू नाम था। यह एक प्राचीन संगठन था जो दुनिया भर में फैला हुआ था। यह विदेशी इंडियन लोगों के बीच सबसे बड़ा संगठन था। प्राचीन गुप्त संगठन की विशाल शक्ति की तुलना में नवजोधपुर के इन व्यापारियों और महिलाओं की शक्ति लगभग नगण्य थी। भले ही अभिनव नवजोधपुर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उद्भव संप्रदाय का सदस्य बनने से पहले वह कुछ भी नहीं था। किसी को अंततः यह एहसास हुआ तो वह चौंक पड़ा। रणवीर, वह उद्भव संप्रदाय का टाइगर था। कुछ दर्शक जो विदेश में रहते थे इस खुलासे से आश्चर्यचकित थे। हालांकि रणवीर के बारे में किसी ने नहीं सुना था, लेकिन टाइगर के नाम के मामले में ऐसा नहीं था। अफवाह थी कि वह एक अमीर इंडियन आदमी था। वह इंडिया के पास शिपिंग मार्ग को नियंत्रित करता था और सभी शिपिंग को झलड़ मरुमध्य को पार करने के लिए सीधे उसके परिवार को टोल देना पड़ता था। उनकी कंपनी एक छोटे देश जितनी शक्तिशाली थी, नवजोधपुर के ये व्यवसायी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यह रहस्योद्घाटन सुनकर अभिनव का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसे तुरंत पता चल गया कि रणवीर इनाम के पीछे नहीं था, वह तो यहां बहुत बड़ी मछली पकड़ने आया था। रणवीर टूर्नामेंट में मौजूद ज्यादातर लोगों से ज्यादा अमीर और साधन संपन्न था और उसे शक्तिशाली उद्भव संप्रदाय का समर्थन भी प्राप्त था। अगर वह लंबे समय तक नवजोधपुर में रहने की योजना बनाता तो वह कुछ ही समय में बिखरी हुई स्थानीय शक्ति को एकजुट कर सकता था। वीरेन ने धीमे स्वर में कहा, वह तेज प्रताप का शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। तेज प्रताप कौन है? देविका ने पूछा। महारानी, आप उसे याद करने के लिए बहुत छोटी हैं। जब तेज प्रताप मशहूर हुए तब आप सिर्फ 10 साल की थीं। वीरेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। तेज प्रताप उद्भव संप्रदाय के एक सन्यासी महागुरु थे। अफवाह थी कि उन्हें इंडिया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने 1000 तरकीबें नामक एक गुप्त कला बनाई थी जिसमें दूसरी दुनिया की शक्तियां थीं। जब वह पहली बार इंडिया आए थे तो उन्होंने लगातार 16 महागुरु को हराया था और जल्द ही अपना नाम बना लिया था। यह पागलपन है, देविका ने चौंकते हुए कहा। उनके शानदार परिवार की उपलब्धियों ने ही उन्हें ताकत और आत्मविश्वास दिया था, खास तौर पर यह तथ्य कि उनके बीच एक ट्रांसेंडेंट मास्टर था। हालांकि चूंकि तेज प्रताप इंडिया के अंदर और बाहर नंबर 1 महागुरु थे, इसलिए उन्होंने शर्त लगाई कि वह किसी भी ट्रांसेंडेंट मास्टर से अधिक शक्तिशाली थे। बाद में क्या हुआ? देविका ने उत्सुकता से पूछा। सौभाग्य से मास्टर ने हस्तक्षेप किया और तेज प्रताप के उत्पात को रोक दिया। उन्होंने तेज प्रताप को फिर कभी इंडियन धरती पर कदम न रखने की शपथ दिलाई, वीरेन ने कहा और फिर एक गहरी सांस ली। सुवर्णनगर से, देविका ने फिर से चौंकते हुए कहा। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। तेज प्रताप की तुलना में यह नान्तियन का नाम उनके लिए बहुत परिचित था। उन्हें हर कोई मार्शल आर्ट का जीनियस मानता था और उन्हें अमर अवस्था में प्रवेश करने वाला सबसे संभावित मार्शल कलाकार माना जाता था। वे उत्तरी इंडिया में मार्शल आर्ट समुदाय के स्तंभ थे। यहां तक कि देविका के पिता इस परिवार के पारलौकिक गुरु भी बहुत प्रशंसा करते थे। सच में मास्टर तेज प्रताप के साथ लड़ाई के बाद एक घरेलू नाम बन गए थे। वीरेन ने सिर हिलाया। तब तक मंच पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नुकसान के बावजूद मास्टर वीरेन को अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। आखिरकार अभिनव और पूरे नवजोधपुर व्यापार समुदाय का सम्मान दांव पर था। हालांकि उनके और रणवीर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उनकी बढ़ती उम्र और पुरानी चोटों ने उनके प्रदर्शन पर बुरा असर डाला था। मास्टर वीरेन को अपने प्रतिद्वंद्वी की 7वीं चाल में झटका लगा। रणवीर के हथेली के प्रहार से वह उड़ गया। सौभाग्य से रणवीर ने अपनी शक्ति रोक रखी थी। वह यहां गुटों को एकजुट करने आया था, किसी को मारने नहीं। अभी तक वह केवल अपनी ताकत दिखाना चाहता था और मास्टर वीरेन को गंभीर रूप से घायल करने का इरादा नहीं रखता था। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? रणवीर ने मंच पर बैठे व्यापारियों को घूरते हुए पूछा। अभिनव का चेहरा डर से विकृत हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और हार स्वीकार कर ली। हम आत्मसमर्पण करते हैं। शाबाश, शाबाश। आशुतोष अपनी कुर्सी से उछल पड़ा
और उत्साह से अपनी मुट्ठियां हवा में लहराने लगा। अभिनव बहुत लंबे समय से नंबर 1 स्थान पर बैठा था और अंततः चीजें बदलने वाली थीं। सभी को युद्ध की खामोश ध्वनि महसूस हुई, क्योंकि पूर्व नंबर 1 की स्थिति को एक उभरती हुई नई शक्ति द्वारा चुनौती दी जा रही थी। रणवीर ने मंच पर बैठे व्यापारियों और महिलाओं के चेहरों पर नजर डाली। सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया और रणवीर की नजरों को टालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शिवा के चेहरे पर निराशा और डर साफ झलक रहा था। रणवीर, ये वही है, मनोज का भाई। वह अपने भाई का बदला लेने आया है। हालांकि रणवीर ने बस उसे देखा। रणवीर को यह स्पष्ट था कि शिवा अपने भाई को हराने के लिए बहुत कमजोर था। रणवीर ने घोषणा की, मेरा भाई मनोज चंद्रनगर में गायब हो गया था। मुझे कोई भी उसे निष्पक्ष लड़ाई में हराने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। वह मेरा भाई है और मेरे गुरु तेज प्रताप का शिष्य है। अगर किसी को नहीं पता कि मेरा भाई कहां है, तो मुझे आप में से किसी एक को साथ ले जाना होगा, ताकि मैं अपने गुरु को रिपोर्ट कर सकूं। रणवीर ने अपनी आंखें गोल कर लीं और प्रतिशोधपूर्ण ढंग से घोषणा की, ईशान, मुझे पता है आप यहां हैं। तुमने मेरे भाई को हराया और मेरे गुरु की प्रतिष्ठा को कलंकित किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? मैं रणवीर तुम्हारे लिए आया हूं। मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल रणवीर की गूंजती आवाज खुली जगह में गूंज रही थी। सभी श्रोताओं ने एक ही प्रश्न पूछा, ईशान कौन है? उसने ऐसा क्या किया था कि इतने प्रसिद्ध और शक्तिशाली योद्धा का गुस्सा भड़क उठा? दर्शकों में से किसी ने बुदबुदाया, क्या वह चंद्रनगर के ईशान के बारे में बात कर रहे हैं? सवाल सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें चंद्रनगर के एक ईशान के बारे में खबर याद आई जो बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि क्या वह बाहर आकर ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी की चुनौती का सामना करेगा? अधिकांश लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे डर है कि ईशान बहुत पहले ही नवजोधपुर से भाग गया है। अब हमें उसके किए का परिणाम भुगतना होगा। प्रश्न पूछने के बाद रणवीर मंच पर खंभे की तरह स्थिर खड़ा रहा। ईशान अभी भी कहीं नजर नहीं आए। शिवा के पैर कांप रहे थे, क्योंकि वह उम्मीद की आखिरी किरण भी खोने वाला था। क्या ईशान सचमुच भाग गए? अभिनव ने अपना सिर हिलाया और एक कुरूप मुस्कान निकाली। मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मैं सच में एक सर्वशक्तिमान ईशान को रणवीर के खिलाफ खड़े होकर दिन बचाने की उम्मीद करता हूं? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। ईशान शायद एक ढोंगी है। अचानक दर्शकों में से कोई व्यक्ति धीरे से खड़ा हो गया। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? सबने ईशान की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? बैठ जाओ, सुमित ने ईशान पर गुर्राते हुए कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि नवजोधपुर के किसी भी दिग्गज ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुमित को विश्वास था कि अगर ईशान ने रणवीर को नाराज कर दिया तो न केवल ईशान मुसीबत में पड़ जाएगा, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए सुमित ने ईशान को घूर कर देखा और चाहा कि वह लड़के को गायब कर दे। शान्विका और दूसरी लड़की के चेहरे पीले पड़ गए। जब वे सोच रहे थे कि क्या ईशान को वापस उसकी सीट पर खींचने में बहुत देर हो चुकी है, तो उन्होंने देखा कि रणवीर उनकी तरफ देख रहा है। रणवीर की जानलेवा निगाहों से घूरने के बाद सुमित और उसके दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा और एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच उन्हें उम्मीद थी कि रणवीर उन्हें ईशान के साथ अपने संघर्ष में नहीं घसीटेगा। अचानक ईशान के आसपास के लोग उससे दूर हो गए, क्योंकि उनमें से कोई भी उससे संबंधित नहीं देखना चाहता था। भाई नकुल सबसे पहले ईशान से दूर हटे और उनसे सबसे दूर खड़े हो गए। अनुराग के प्रदर्शन ने उनका आत्मविश्वास छीन लिया था, जबकि रणवीर के आगमन ने प्रतियोगिता का विजेता बनने की उनकी जो भी महत्वाकांक्षा थी उसे भी चकनाचूर कर दिया था। ईशान दर्शकों से घिरा हुआ था और वह कार्यक्रम का केंद्र बन गया था। केवल आलिया ही उसके पास खड़ी थी। लड़की के अभावग्रस्त जीवन के बावजूद वह दयालु थी और उसका दिल सोने जैसा था। आलिया ने ईशान की शर्ट खींची और विनती की, भाई छोटू बैठ जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूं। मंच पर वह आदमी बहुत डरावना है। डरो मत,
मैं उसे संभाल सकता हूं। ईशान ने लड़की को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और फिर उसने आलिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको भविष्य में एक अवसर अवश्य दूंगा, बशर्ते आप उस अवसर को पहले पा सकें। अपने शब्दों का कोई स्पष्टीकरण दिए बिना उन्होंने आलिया की उंगली को अपनी शर्ट से हटाया और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर मंच की ओर चल दिए। आलिया भीड़ के बीच में रह गई। ईशान की स्नेहपूर्ण और गर्मजोशी भरी मुस्कान की छवि उसके मन में बस गई और मिटने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे एक अज्ञात खेद और दुख का एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ईशान धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े और दर्शकों ने तुरंत उनके लिए जगह बना दी। ज्यादातर लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई पागल हो। कुछ लोग जो अभी भी होश में थे, उन्होंने चिंतित होकर लड़के से कहा, अरे छोटे लड़के, वह ईशान को ढूंढ रहा है, तुम्हें नहीं, रुक जाओ। सभी को लगा कि ईशान भी गुरु वासुदेव की तरह ही 40 साल के मध्यम आयु के व्यक्ति होंगे। हालांकि यह लड़का सिर्फ 17 साल का था और लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह ईशान हो सकता है। ईशान मुस्कुराया और चुप रहा और आगे बढ़ गया। जब वह मंच के नीचे पहुंचा तो उसने अपने सिर के ऊपर मंच के डेक को देखा और मंच पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसका प्रवेश पिछले सेनानियों की तुलना में सबसे कम आकर्षक था, जो वीरतापूर्वक मंच पर कूद गए थे। जब अभिनव ने लड़के को मंच पर चढ़ते देखा तो उसे लगा कि लड़का बहुत जाना पहचाना लग रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से देखा। जब उसे एहसास हुआ कि यह सच में ईशान था तो उसे बेचैनी का दौरा पड़ा। हालांकि वह लड़के के अहंकार से खुश नहीं था, लेकिन उसकी प्रेमिका उस पर मोहित थी और वामिका के पिता के रूप में वह बस बैठकर लड़के को मरते हुए नहीं देख सकता था। रणवीर का उपनाम टाइगर था और लड़के को शायद ही पता था कि यह उपनाम अनगिनत दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को ले जाता है जिन्होंने एक बार वही गलती की थी जो उसने की थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मंच से उतर जाओ, अभिनव ने ईशान पर चिल्लाया। ईशान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह मुझे ढूंढ रहा है। अभिनव की इच्छा थी कि वह मंच पर जाकर लड़के के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। इसके बजाय वह गुस्से से चिल्लाया, वह ईशान को ढूंढ रहा है, तुम्हें नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि जिसका नाम ईशान है वही मास्टर है? अधिकांश दर्शकों की तरह अभिनव भी उस यंग लड़के और ईशान की अपनी छवि के बीच संबंध नहीं बना सका। ईशान ने अचंभित होकर पलकें झपकाईं और कहा, हां, मैं ईशान हूं। अभिनव का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि वह किसी पेड़ के तने पर भौंक रहा है। तब तक मास्टर वीरेन मंच पर चढ़ गए और ईशान के पास जाकर उसे डांटते हुए कहा, चले जाओ यंग लड़के, तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। रणवीर की तो बात ही छोड़ो, अभी वापस जाओ। रणवीर एक सम्माननीय योद्धा है, वह एक घमंडी बच्चे के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने ईशान की ओर अपना चेहरा दबाया और उसे मंच से उतरने और खुद को बचाने के लिए कहा। रणवीर ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार कीं और लड़के को हैरानी से देखा। अपने अनुभव के आधार पर वह बता सकता था कि इस लड़के ने कभी भी पूरे दिन का मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं लिया था। वह किसी भी बॉडीगार्ड को नहीं हरा सका, मनोज को तो और भी कम। इसके अलावा आंतरिक शक्ति को विकसित करने में बहुत समय लगता है और इसलिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करने वाले की उम्र कम से कम मास्टर वीरेन जितनी होनी चाहिए। हालांकि उसके सामने वाला लड़का ईशान के बारे में आशुतोष के वर्णन से मेल खाता था। भले ही चूंकि उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो मुझे उसे एक उदाहरण बनाना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि अगर वे मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए तो क्या होगा। रणवीर ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मंच पर मौजूद अन्य व्यापारी ईशान को समान रूप से शोक और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने रणवीर के खिलाफ लड़ने के लिए उसके साहस की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने उसकी कम उम्र के कारण उसकी अदूरदर्शिता पर भी अफसोस जताया। देविका ने धीमे स्वर में कहा, वीरेन, क्या आप उसे बचा सकते हैं? हम बस बैठकर एक लड़के को मरते हुए नहीं देख सकते। वीरेन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। बचाव से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है।
रणवीर नवजोधपुर क्षेत्र में सत्ता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर हम अभी खड़े हो गए तो हम सबसे पहले खत्म होने वाले गुट होंगे। देविका की आंखें धुंधली हो गईं और वह मन ही मन असहाय होकर विलाप करने लगी। वह इस साल के टूर्नामेंट के परिणाम के बारे में बहुत आशावादी थी और उससे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि वे विजयी होंगे। हालांकि रणवीर के आने से उनकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। रणवीर वह नहीं था जिससे वह सच में डरती थी, बल्कि वह रणवीर के पीछे की शक्ति थी। वह शक्ति जिसका प्रभाव मेज पर बैठे सभी गुटों के संयुक्त प्रभाव से भी अधिक था। ऐसा लगता है कि मैं पूरे समय एक चट्टान के नीचे रह रही थी, देविका ने अफसोस जताया। कई दर्शक एक ही बात सोच रहे थे, यह लड़का पागल है। अगर वह मौत को इनवाइट करना चाहता है तो उसे करने दो। आलिया इस स्थिति से इतनी व्यथित थी कि वह किसी भी क्षण रो सकती थी। अचानक रणवीर ने धीरे से कहा, मैं एक मास्टर की तलाश में हूं, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ईशान हो। लेकिन हां, अगर तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। ईशान पानी पर चलने वाले और लगभग अजेय मार्शल आर्ट महागुरु से बेपरवाह था। उसने अपनी नाक रगड़ी और हल्के से कहा, यदि आप ईशान को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आपके भाई को हराया था, तो आप अभी उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने जो सुना उससे सभी लोग अचंभित रह गए। उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि वह ईशान है? मंच पर बैठे उद्योगपति भी इस खुलासे से हैरान रह गए। सच में? रणवीर शांत रह गया और कुछ देर तक एक शब्द भी नहीं बोला। ईशान ने फिर कहा, तुम्हारे भाई? मनोज की मार्शल आर्ट हंसी की पात्र थी। मैंने उसे सिर्फ एक चाल से डरा दिया और उसने अपनी दुम घुमा ली, इसलिए मुझे एक और चाल चलनी पड़ी। ईशान ने रणवीर के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और कहा, मुझे लगा कि आपके गुरु तेज प्रताप उससे बदला लेने आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ मामले के लिए कुछ तख्ता पलट की तैयारी की थी। लेकिन चूंकि यह केवल आप थे, मुझे लगता है कि मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी तुम्हारा दिमाग काफी रचनात्मक है। मैंने पहले कभी पानी पर चलने के बारे में नहीं सोचा था, तुम्हारे लिए अच्छा है। वह रणवीर द्वारा पानी पर चलने की तकनीक पर विचार कर रहा था और इसलिए रणवीर की चुनौती का जवाब देने में देर हो गई। यद्यपि ईशान ने जब पहली बार जल चलने की कला देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन जब उसने इस पर गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह महज दिखावा था और इसका व्यावहारिक उपयोग नहीं था। शिवा ने अंततः अपने आप को संभाला और अपनी कुर्सी से बाहर कूद गया। ईशान, आप अंततः यहां हैं। ईशान, प्लीज नवजोधपुर क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से रणवीर को सबक सिखाए। पहले तो दर्शकों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अंततः यह बात समझ में आ गई कि वह छोटा लड़का सच में ईशान था। वह वही व्यक्ति था जिसने मनोज को हराया था और हंगामा मचाया था, जिसके कारण विदेशी महागुरु इंडिया आया और बदला लेने के लिए आया। अभिनव इतना हैरान था कि वह केवल ईशान को ही देख सकता था। क्या ईशान ईशान है? यह कैसे संभव है? उन्होंने ईशान की बैकग्राउंड के सभी विवरणों पर गौर किया और पाया कि एक मजबूत योद्धा होने के अलावा वह कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि ईशान की साधारण उपस्थिति के नीचे एक शक्तिशाली बिजली चलाने वाला महागुरु था। अभिनव ने शर्त लगाई कि मनोज की ताकत रणवीर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ईशान इतनी आसानी से मनोज को हरा सकता है तो लड़का कितना शक्तिशाली था। शानविका और उसके दोस्त आश्चर्य में मुंह खोले खड़े थे। उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद आलिया को कुछ याद आया और वह चिल्लाई, कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस जितेंद्र ने उसे ईशान कहा। मुझे लगा कि यह चंद्रनगर का कोई अजीब रिवाज है। तो आप सचमुच ईशान हैं? आलिया ने शक्तिशाली ईशान को देखा, जो अपने घातक प्रतिद्वंद्वी पर लापरवाही से मुस्कुरा रहा था। उसने स्वीकार किया कि वह इस लड़के के बारे में गलत थी। तो यह आप ही हैं? रणवीर ने खुद से कहा। फिर वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तुमने मेरे भाई को हराया है और मेरे संप्रदाय को अपमानित किया है। मैं आज अपने भाई का बदला लूंगा। अपनी आवाज सामने आने से पहले उसने जमीन पर पैर पटकना शुरू कर दिया।
क्योंकि उसका शरीर आकार में बढ़ गया था। इस दौरान उसके बढ़ते शरीर के चारों ओर एक सफेद धुंध बन गई। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और आश्चर्यजनक रूप से निपुण उंगलियों से धुंध को साफ किया। पलक झपकते ही आकारहीन धुंध ने कई पतले धागे बना लिए थे। धागे रणवीर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। वे इतने तीखे थे कि वे आसानी से धातु को भेद सकते थे। अगर ऐसा कोई धागा किसी इंसान के शरीर पर गिरता तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जान ले लेता। वीरेन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव गायब हो गया और उसकी जगह गंभीर चिंताएं उभर आईं। उसने आंतरिक शक्ति को मुक्त कर दिया था और धागे का निर्माण किया था। यह उद्भव संप्रदाय का कुख्यात था। ईशान हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराए और फिर बोले, आप अभी अभी सिद्ध अवस्था में पहुंचे हैं, इसलिए सिद्धांत रूप में आप अभी अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रक्षेपित नहीं कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने संप्रदाय की एक गुप्त कला का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की असली ताकत दिखाऊंगा। ईशान ने दोनों हाथ उठाए और अपनी उंगलियां बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय और स्थान के ताने बाने को पकड़ लिया हो। सच्चे मार्शल और 36 रूप। वीरेन, 1000 चालों की शक्ति कैसी है? देविका ने पूछा। उसकी शक्ति? वीरेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा और आगे बोले, तेज प्रताप ने ज्ञान प्राप्त किया था और 1000 चालों की क्षमता हासिल की थी। तब से वह अजेय था। अफवाह यह थी कि उसने एक ध्रुवीय भालू को, जिसका वजन कुछ 100 किलो था, हाथ के एक इशारे से टुकड़ों में काट दिया था। तो क्या वह लड़का बड़ी मुसीबत में है? देविका ने कुछ देर रुककर कहा। उसने अपनी चीख को दबाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। भले ही रणवीर ने 1000 चालों का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी वह लड़का उसके सामने कुछ नहीं था। वीरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। वीरेन की नजर में रणवीर पहले से ही आंतरिक शक्ति साधना की कगार पर पहुंच चुका था। भले ही वह एक पारलौकिक गुरु का सामना कर रहा हो, उसे बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। ईशान की शक्ल सूरत को देखते हुए वीरेन को यकीन हो गया कि लड़के ने कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली थी। भले ही वह एक शक्तिशाली जादूगर हो, वह नजदीकी रेंज में मार्शल आर्टिस्ट के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जादूगरों की अकल्पनीय शक्ति के बावजूद उन्हें अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता थी। इस तरह के एक करीबी क्वार्टर टूर्नामेंट मंच पर जादूगरों को गंभीर नुकसान होता है, क्योंकि मार्शल कलाकार पहल करने में सक्षम होता है और जादूगर को खत्म कर देता है इससे पहले कि जादूगर को अपनी शक्ति को उजागर करने का मौका मिले। इसलिए वीरेन को यकीन हो गया कि ईशान लड़ाई हारने वाले हैं। वीरेन अकेले नहीं थे, क्योंकि उनकी चिंता मेज के चारों ओर बैठे सभी बॉसों ने साझा की थी। रणवीर और ईशान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक विदेश में एक प्रसिद्ध फाइटर था और दूसरा इंडिया में कोई खास पहचान नहीं रखता था। उन्होंने देखा कि ईशान ने हाथ हिलाकर उन सभी घातक ऊर्जाओं को अपनी बाहों में उसी तरह खींच लिया जैसे कोई पेशेवर नूडल निर्माता आटे को खींचता है। असंभव! रणवीर का चेहरा काला पड़ गया। 1000 चालों की आंतरिक ऊर्जा अत्यधिक संकेंद्रित आंतरिक शक्ति थी और उसमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं था। इसलिए ईशान की बाह में खींचे जाना असंभव था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुमने अभी तक असली मार्शल आर्ट नहीं देखी है। ईशान ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने इस तरह घुमाया जैसे वह एक विशाल गेंद पकड़े हुए हो। तुमने जो इस्तेमाल किया वह मार्शल आर्ट नहीं है, यह तो बस एक जादू था। रणवीर अभी भी इनकार कर रहा था। उसने हार मान ली और 1000 चालों को छोड़कर अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अचानक रणवीर ने ईशान पर झपट्टा मारा और उसका शरीर फिर से बड़ा हो गया। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया, उसकी मांसपेशियों का आकार भी बढ़ता गया। बिना किसी चेतावनी के वह आगे बढ़ा और ईशान से आगे निकल गया। अपने शरीर को अचानक मोड़ते हुए उसने ईशान के सिर के पीछे मुक्का मारा। मुट्ठी बिजली की गति से चली और हवा में एक लड़ाकू विमान की तरह गड़गड़ाहट की। मुक्का मारना आंतरिक बल की घातकता का प्रतीक था। ईशान ने गहरी सांस ली। वह घूमा, दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ा।
ईशान की चाल सामान्य लग रही थी, हालांकि रणवीर का चेहरा आने वाले हमले को देखकर पीला पड़ गया। वह ईशान के प्रहार में मौजूद अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्तिशाली अमर ने दुनिया के स्तंभ को उसके सिर के ऊपर उठा दिया हो। उसे तुरंत पता चल गया कि उसे सीधे प्रहार से बचना चाहिए। रणवीर उस प्रहार की ताकत से चौंक गया। उसे अपने बचाव के लिए अपना मुक्का पीछे हटाना पड़ा। जब हर कोई इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि रणवीर अपने प्रतिद्वंद्वी को क्यों नहीं हरा पाया, तो उन्होंने देखा कि ईशान ने अपना एक हाथ जमीन पर दबा रखा था। ऐसा लगा जैसे कोई उल्का पृथ्वी से टकराया हो और तेज शोर के बाद एक आघात तरंग उत्पन्न हुई। धरती कांप उठी और कई दर्शक सदमे की लहर से अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। मंच पर एक बड़ी दरार दिखाई दी जो उस जगह से शुरू हुई जहां ईशान की मुट्ठी गिरी थी। क्या यह असली मार्शल आर्ट है? रणवीर और मास्टर वीरेन सभी इस शक्ति प्रदर्शन से दंग रह गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हजार चालें तेज प्रताप की सबसे प्रसिद्ध कला थी, फिर भी इसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता था। इसके अलावा ईशान को एक जादूगर माना जाता था, न कि मार्शल आर्टिस्ट। उसने इतनी आक्रामक और शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक कहां से सीखी? हालांकि उसके घूंसे हल्के फुल्के लगते थे, लेकिन उसके वार पहाड़ जितने भारी थे। इसमें कोई शक नहीं था कि ऐसी ताकत किसी इंसान की क्षमता से परे थी। यह घटनाक्रम देखकर रणवीर का दिमाग घूम गया। ईशान कोई जादूगर नहीं था, बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट था जो अपने काम में बहुत शक्तिशाली था। ईशान की शारीरिक शक्ति और आंतरिक शक्ति साधना उससे कम शक्तिशाली नहीं थी। उसने शर्त लगाई कि उसके गुरु तेज प्रताप भी बिना संघर्ष के इस लड़के को नहीं हरा सकते, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या करूं? रणवीर हिचकिचाया। ईशान ने अचानक अपनी बाहें खोल दी, जैसे कोई सारस अपने पंख फैला रहा हो। अरे बस बहुत हो गया। तब तक रणवीर की लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, ईशान ने अपने दोनों हाथ आगे की ओर हिलाए और एक ही पल में रणवीर को पकड़ लिया। यह असंभव है। क्रोध और भय ने रणवीर को पुनः आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और उसने ईशान पर एक आखिरी मुक्का मारा। यह मुक्का उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अपनी सारी आंतरिक शक्ति अपनी मुट्ठी में भर ली थी। यह मुक्का ग्रेनाइट की चट्टान को कुचल सकता था, इंसान के मांस को तो दूर की बात है। ईशान का जवाबी हमला लगभग सुस्त लग रहा था। उसने अपनी उंगली धीरे से हवा में घुमाई और रणवीर की छाती तक पहुंच गई। आह! रणवीर चिल्लाया और उसका हमला वहीं रुक गया। रणवीर लड़खड़ा गया, लेकिन किसी तरह खड़ा हो गया। जब सभी ने ईशान द्वारा किए गए नुकसान को देखा तो वे दंग रह गए। रणवीर के शरीर पर एक बड़ा घाव था, जिससे उसकी छाती खुल गई थी। घाव इतना गहरा था कि उसकी पसलियों की सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ईशान अपनी प्रतिद्वंद्वी को केवल अपनी उंगलियों के हल्के झटके से ही तबाह कर सकता था। अगर उसने मुट्ठी या हथेली से वार किया होता तो रणवीर अब तक मर चुका होता। वह बहुत शक्तिशाली है। पीछे हटो, मुझे यहां से निकलना है। रणवीर सिर्फ भागने के बारे में सोच सकता था। समय बीत रहा था। जब से वह मार्शल आर्टिस्ट बना था, तब से उसने कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था, चाहे वह हैमर हो या विनम्र बादल हाथ। वह उन दोनों में से किसी की भी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। हताश होकर उसने अपनी शेष बची हुई आखिरी ऊर्जा को बाहर निकाला और भागने में मदद के लिए पानी पर चलने की गुप्त कला शुरू कर दी। वह अपनी एड़ियां घुमाकर झील की ओर भागा। रणवीर की योजना सरल थी। पहले झील पर पहुंचो। अगर ईशान भी पानी पर चल सकता है तो उसे उससे निपटना होगा, लेकिन अब झील ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। पलक झपकते ही रणवीर झील के किनारे पहुंच गया और जब उसका एक पैर पानी की सतह पर पड़ा तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। सबने देखा कि ईशान ने अपनी उंगलियां बंद की और बहुत ही हल्केपन के साथ हवा में मुक्का मारा। उसकी हरकतें लगभग आलसी लग रही थीं। ईशान के मुक्का मारने के बाद किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहां तक कि हवा भी नहीं हिली। हालांकि मंच से बहुत दूर रणवीर का शरीर कांप उठा और उसकी पीठ पर एक झटका लगा। झटके की ताकत उसके शरीर से पीठ तक पहुंच गई और अचानक रणवीर की छाती पर मुट्ठी भर राहत की सांस आई। वह एक और कदम उठाना चाहता था, लेकिन उसके पैर बहुत भारी थे।
कुछ सेकंड के बाद रणवीर आखिरकार जमीन पर गिर गया। ईशान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ दर्जन कदम की दूरी से जोरदार झटका दिया था। अमर की 100 कदम की मुट्ठी। वीरेन अपनी सीट से उछल पड़े और हांफने लगे। यह एक पारलौकिक गुरु की मुख्य तकनीक थी। पिछली किसी भी तकनीक ने, चाहे वह 1000 चालें हों या एक हैमर, ईशान के आखिरी हमले की तरह बिना किसी सहायता के सीधे आंतरिक शक्ति को मुक्त नहीं किया था। इसलिए केवल आखिरी वार ही ईशान की शक्ति का सही संकेतक था। केवल एक पारलौकिक गुरु ही 100 कदम की दूरी से हत्या कर सकता है, और वह यह काम किसी भूत की तरह चुपचाप कर सकता है। रणवीर ने कांपते हुए किसी तरह खुद को खड़ा किया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, इसे किस तरह की तकनीक कहते हैं? सच्चे मार्शल 36 रूपों के पहले 3 रूप। ईशान ने खुद को संभाला और हल्के से कहा, मैंने 7 रूप तैयार किए हैं, यह सोचकर कि मैं तुम्हारे गुरु से लड़ूंगा। यह कितनी शर्म की बात है कि मैं तुम्हें बाकी 4 रूप नहीं दिखा सका जो मैंने तैयार किए हैं। हाँ, असली मार्शल के 36 रूप? क्या यह अमर लोगों की कला है? रणवीर की आवाज धीमी पड़ रही थी। मैं शुरू से ही गलत था। मैं ये कैसे नहीं देख पाया कि ईशान मार्शल आर्ट्स के महान गुरु थे। मेरी आंखें असली शक्ति के प्रति खोलने के लिए मैं आपका थैंक यू करता हूं। रणवीर की कमजोर आवाज धीमी पड़ गई और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह उठा नहीं। एक प्रसिद्ध योद्धा और व्यवसायी तेज प्रताप के विश्वास पात्र और शिष्य को अंततः पराजित कर दिया गया। ईशान ने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और हल्के से पूछा, क्या कोई और है जो मुझे आजमाना चाहता है? मैदान में अचानक एकदम शांति छा गई। दर्शकों और व्यापारियों ने चुप्पी साधे रखी। ईशान ने रणवीर को 10 मिनट से भी कम समय में हराकर सभी को धूल चटा दी थी। रणवीर चाहे कितना भी शक्तिशाली और ताकतवर क्यों न हो, ईशान की ईश्वर जैसी क्षमताओं के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। ईशान की शक्ति किसी नश्वर की नहीं थी। ईशान की सहजता और हल्केपन ने भी नाटकीय प्रभाव को बढ़ा दिया था जब उसने रणवीर को हराया था, जिससे उसकी शक्ति दर्शकों के लिए और भी अधिक भयावह हो गई थी। शानविका और उसके आसपास के लोग आश्चर्य से ईशान को देख रहे थे। आलिया ने अपना मुंह ढक लिया और खुशी और अविश्वास से मंच की ओर देखने लगी। देविका इस घटना से हैरान थी। यह पहली बार था जब उसने किसी फाइटर की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। उसे मैच की शुरुआत में अदूरदर्शिता दिखाने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई नकुल की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थीं, क्योंकि वह अपने पहले के मूर्खतापूर्ण विचारों पर विलाप कर रहे थे। आशुतोष अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अगर ईशान अपने चैंपियन को हराने में सफल हो जाता तो वह बाकी इवेंट में मंच पर अपना दबदबा बनाए रख सकता था। शिवा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। बहुत दिनों से उसे इतनी राहत महसूस नहीं हुई थी। ईशान, मास्टर ईशान, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मास्टर वीरेन की चेतावनी नहीं सुनी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे पैसे या ताकत की परवाह नहीं होती। जैसा कि तुमने कहा, तुम अपनी तलवार के एक झटके से किसी भी समस्या को दूर कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास है। अभिनव ने लड़के को देखा और झील के किनारे उनकी बातचीत को याद किया। उसने सोचा था कि लड़का असहनीय रूप से घमंडी है, अब मजाक उस पर था। वह उसी क्षण से जान गया था कि यह लड़का यदि सूरजगढ़ में नहीं तो पूरे नवजोधपुर क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनव यह उम्मीद करना बंद कर सकता था कि वह लड़के की इच्छा को अपने लिए काम करने के लिए राजी कर सकता है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।